बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और पढ़ भी रहे होंगे क्योंकि मुझे क्लास की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। मुझे नहीं पता कि किसी को कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि काइंडली मुझे रिस्पॉन्ड करें कि आपको बायोकेमिस्ट्री का कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या जो आ रहा है या तो आप स्कॉलर बन गए हैं या फिर आप जो है ब्लैंक बैठे हुए हैं। ओके जी, तो आज हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। आज हम जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन रह गया था उसका पोर्शन पढ़ेंगे। कल का रिवाइज करती जाऊँ थोड़ा सा। हमने कल आइसोमर्स और एपीमर्स पढ़े थे। आइसोमर्स हमने कहा था हमारे पास वो होते हैं जिनका सेम केमिकल फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास थी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मेनोज। ऑल दीज आर 6 कार्बन कंपाउंड, यानी सब का इन चारों का जो है वो क्या है, केमिकल फार्मूला C6H12 और O6 है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो सब में डिफरेंट है। ये अल्डिहाइड शुगर है, ठीक है, ये कीटोनिक शुगर है, ये अल्डिहाइड शुगर है और ये भी अल्डिहाइड शुगर है। और इनका स्ट्रक्चर जो है अगर हम C3 के लेवल पे देखें यानी कार्बन नंबर 3 पे देखें तो H और OH की जो वो होगी पोजीशन होगी वो भी डिफर करेगी। ठीक हो गया। किसी में C2 पे कर रही है, किसी में C4 पे कर रही है। तो मतलब हर एक का जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन सबका केमिकल फार्मूला जो है वो सेम है। दिस टर्म इज नोन एज आइसोमर। और अगली टर्म जो है वो हमारे पास है एपीमर्स। एपीमर्स जो होते हैं हमारे पास वो दो आइसोमर्स हैं जिनका जो है ना एक स्पेसिफिक कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो डिफर करेगी एक्सेप्ट द कार्बोनाइल कार्बन, यानी कार्बोनाइल कार्बन के अलावा बाकी किसी भी कार्बन जो है वो हो सकती है उस कार्बन पे जो H और OH की जो पोजीशन होगी वो क्या करेगी, डिफर करेगी। उसके बाद हमने देख लिया था कि हमारे पास C4 एपीमर कौन कौन से हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, यानी वहाँ पे कार्बन नंबर 4 के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन और OH जो ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफर करेगी। तो ये दोनों ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या हो जाएंगे, RC4 एपीमर्स। ठीक है, यानी हमें नाम से ही पता चल रहा है कि C4 एपीमर का क्या मतलब है कि कार्बन 4 पे जो है वो पोजीशनिंग चेंज होगी। और ग्लूकोज एंड मेनोज जो होंगे वो हमारे पास C2 कार्बन एपीमर्स होंगे। उसके बाद हमने एनेंशियोमर्स पढ़ा था। एनेंशियोमर्स जो थे वो हमारे पास मिरर इमेज थे जिसको मैंने आपको हैंड की एग्जांपल से जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ये हमारे पास इसमें क्या आता है, D और L एक टर्म आती है। D का मतलब क्या होता है कि हमारे पास OH ग्रुप जो है एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर कहाँ पे लगा हुआ है, आपके राइट साइड पे लगा हुआ है। और वो कार्बन कौन सी है, द फार्देस्ट कार्बन फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन। और जबकि हमारे पास L जो है वो इसका टोटली ऑपोजिट है, यानी हमारे पास अगर आप कार्बोनाइल कार्बन से सबसे दूर जाएंगे और उसके बाद जो एसिमेट्रिक कार्बन होगी उसके ऊपर लगा हुआ जो बॉन्ड होगा, ये OH ग्रुप जो होगा वो कहाँ पे होगा, ये राइट लेफ्ट पे। ठीक है, L से याद रखें, L और L आइसोमर में हमारे पास लेफ्ट साइड पे OH ग्रुप होगा जबकि D में हमारे पास क्या होगा, राइट साइड पे होगा। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो हमारे पास है साइक्लाइजेशन ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, हमने कल जो है वो उसकी स्ट्रक्चर्स देखे थे कि हमारे पास स्ट्रेट में भी हो सकते हैं, ब्रांच में भी हो सकते हैं और साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो वो बता रहा है कि हमारे पास 5 to 6 कार्बन एटम्स जो होते हैं वो हार्डली जो है वो ओपन चेन में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी लेस देन 1% जो है वो मोनोसेक्राइड जो हैं जिनके पास 5 या कार्बन एटम्स हैं वो ओपन चेन में जो है रहते हैं इन द सॉल्यूशन। उसके अलावा जो मेजॉरिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टेबिलिटी जो है उनकी आती है इन द रिंग फॉर्म। ठीक है, और इस जो है रिंग स्ट्रेट से रिंग फॉर्म में जाने के लिए जो उनके बीच में ये बॉन्ड बनता है, ये जो रिएक्शन होता है वो मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। और वो होता है क्या है कि हमारे पास जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्ट करता है उस पर लगा हुआ जो अल्कोहल है। ठीक है, सेम ही शुगर पे जो आपका अल्कोहल आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उस पे आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप है अल्डो शुगर है या कीटो शुगर है उस पे लगा हुआ जो ग्रुप होगा यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो आपके दूसरे जो ये
OH ग्रुप होगी उससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और वाटर जो होगा वो रिलीज होगा और इस केस में आपका क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक फॉर्म जो हो जाएगी वो गेन हो जाएगी मोनोसेक्राइड की। पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यही कह रहा है कि हमारे पास जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है वो कौन सी है, रिंग फॉर्म है, जिसमें आपकी शुगर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्ट करता है विद द अल्कोहल ग्रुप ऑन द सेम शुगर मेकिंग द कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, यानी अब क्या बनाएगी, द कार्बन 1 फॉर एन एल्डोज शुगर एंड द कार्बन 2 फॉर द कीटोज शुगर एसिमेट्रिक। अच्छा जी, अब एसिमेट्रिक हम कार्बन पढ़ चुके हैं। हमारे पास एसिमेट्रिक वो कार्बन थी जिसकी सारे के सारे चारों के चारों बॉन्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, यानी चारों जो बॉन्ड होंगे वो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होंगे। उसके बाद वो कहता है कि दिस एसिमेट्रिक कार्बन इज ऑल्सो नोन एज एनोमेरिक कार्बन। अब अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। ये एक जो है वो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे। दिस इज द कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4 और 5। अब ये जो है इस फंक्शनल ग्रुप ने जो है वो रिएक्ट किया है, ये अल्डो है। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड में हमने कहा था कि हमारे पास कंपलसरी है कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं बता रही थी कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जाके रिएक्ट करेगा विद द अल्कोहल। ठीक है, आपके 5 कार्बन पर जो लगा होगा उसके साथ। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हो गया, वाटर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, देखें ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन, यहाँ से जो है वो हमारे पास क्या गया, OH गया और यहाँ से H गया। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी हम चलते हैं साइक्लिक फॉर्म में। ये थी हमारे पास कार्बन 1, ये हमारे पास कार्बन 1, कार्बन 1 के पास हमारे पास एक OH है और एक H है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि कार्बन 1, इधर कार्बन 1, ये साइकिल आपका रिंग शेप जो है या रिंग फॉर्म जो है उसमें हम देख रहे हैं कार्बन 1 हाइड्रोजन ऊपर, OH नीचे। नेक्स्ट हमारे पास आती है कार्बन 2, कार्बन 2 पे भी लगे हुए जो है वो हमारे पास OH और H है, ये H और OH है, जबकि हमारे पास वो 2 और 3 के साथ भी जुड़ी हुई है। 3 पे H और OH आ गया, 3 पे OH और H आ गया, 4 पे हमारे पास H और OH आ गया। 5 जो है वो किस किस से जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन ऑफ द कार्बन 1, हाइड्रोजन और नीचे इसका जो ग्रुप था। अब ये हमारे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन का ये हाइड्रोजन जो है वो ये पड़ा। ठीक है, ये जो ग्रुप था ये ऊपर लगा हुआ है और ये जो ऑक्सीजन थी जो फर्स्ट के साथ भी जुड़ी हुई थी, बॉन्डेड थी, ये हमारे पास क्या बन गया, आपका ओ लिंकेज, आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑक्सीजन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इंट्रामोलिक्यूलर स्ट्रक्चर हुआ स्ट्रेट चेन के अंदर। जो हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन थी उसने हमारे पास कार्बन नंबर 5 पे पड़े हुए OH ग्रुप के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास क्या बना दिया, ये एक O लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाया और ये स्ट्रेट से किस में चला गया, रिंग फॉर्म में चला गया। नेक्स्ट हमारे पास है एनोमर्स। एनोमर्स जो है वो क्या कहता है कि हमारे पास ये जब साइक्लिक फॉर्म बन गई है तो हमारे पास एक न्यू पेयर ऑफ क्लासेस आ जाते हैं, ये न्यू पेयर्स ऑफ आइसोमर आ जाती है, एक नई कैटेगराइजेशन आ जाती है जिसको हम अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं शुगर की। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज है। डी का मतलब ये होगा कि हमारे पास OH ग्रुप जो होगा क्या होगा, राइट साइड पे लगा होगा। अब हम देखेंगे कि अल्फा और बीटा क्या है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जो है अल्फा जो है वो हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास जो कार्बोनाइल कार्बन होगी उस पे लगा हुआ जो आपका OH ग्रुप होगा उससे हम रिलेट करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको अगली स्लाइड में इसकी इमेज भी है उससे इसको डिस्क्राइब कर दूँगी। अच्छा जी, इन कॉन्फ़िगरेशन द OH ग्रुप ऑफ द एनोमेरिक कार्बन प्रोजेक्ट्स टू द सेम साइड एज रिंग इन द मॉडिफाइड फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो है हमारे पास वो फार्मूला जिसमें हम उसको सिर्फ लाइंस से डोनेट करते हैं, कार्बन नहीं वो नहीं लिखते हम।
कार्बन को। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं है, कल वाले लेक्चर में था। अच्छा जी, ठीक है, यानी वो क्या कह रहा है कि OH ग्रुप जो है, जो एनोमेरिक कार्बन पे है, वो प्रोजेक्ट करेगी इन द सेम साइड। यानी इसको मैं भी आगे बताती हूँ। हम बजाय इसके कि इस फॉर्मूले को याद रखें या इस इमेज को याद रखें, मैं इसका आसान सा तरीका ये बताऊंगी कि जो हमारे पास एनोमेरिक कार्बन के ऊपर लगा हुआ OH ग्रुप होगा, उसको हम कार्बन नंबर 6 या कार्बन नंबर आपकी 3 से, मोस्टली 3 होता है, ठीक है, मोस्टली बुक में 3 लिखा हुआ है, उससे रिलेट करेंगे। अगर दोनों कार्बन पे लगे हुए OH ग्रुप की पोजीशन सेम होगी, यानी दोनों ऊपर लगे हुए हैं या नीचे लगे हुए हैं, उस हिसाब से होगा। अगर तो दोनों सेम हैं तो बीटा कॉन्फ़िगरेशन होगी, और अगर दोनों ऑपोजिट हैं तो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, डी ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि हमारे पास OH की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी टू द कार्बन नंबर 3। यहाँ पे अगर आप देखें OH तो ऊपर लगा हुआ है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो OH जो है वो निचली साइड पे लगा हुआ है। तो दिस इज़ द अल्फा, जहाँ पे आपके दोनों OH जो हैं वो क्या हैं, ऑपोजिट साइड पे हैं। और अगर आप बीटा पे देखेंगे तो दोनों क्या होंगे, इन द सेम साइड होंगे। अच्छा जी, उसके बाद वो ये कहता है कि ये दोनों मिरर इमेजेस नहीं है, जैसे हमने वो उसमें पढ़ा था एनेंशियोमर्स में। और एंजाइम्स के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से किसी एक के साथ ज़्यादा जो है वो प्रेफर करता है टू रिएक्ट। ठीक है, उसके बाद अब उसने बताया कि हमारे पास ग्लाइकोजन जो है वो सिंथेसाइज्ड होता है फ्रॉम द अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, और जो सेलुलोज है वो हमारे पास सिंथेसाइज होता है फ्रॉम द बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ग्लाइकोजन हमारे स्टार्च जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो एनिमल में स्टोर होती है, लीवर में भी हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो ग्लूकोज स्टोर होती है। और जो आपका सेलुलोज है जो कि प्लांट के अंदर होता है, उसमें बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़े हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। अब हमारे पास जब आपका एनोमेरिक कार्बन के ऊपर लगा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लिंक्ड नहीं है, यानी अभी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं हुआ, तो उस आपकी शुगर के अंदर क्या होगा कि कैपेबिलिटी होगी टू फॉर्म टू रिएक्ट। ठीक है, तो वो क्या होगी, रिड्यूसिंग शुगर होगी। वो अभी कैपेबिलिटी रखती है टू रिड्यूस द अदर। ठीक है, यानी उसके पास रिड्यूसिंग, वो खुद क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इस शुगर को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। द रिड्यूसिंग शुगर्स कैन रिएक्ट विद द क्रोमोजेनिक एजेंट कॉजिंग द reagent to be reduced and colored with the aldehyde group of the cyclic sugar become oxidized। ठीक है, यानी रिड्यूसिंग शुगर जो होगी हमारे पास डायग्नोसिस में भी हेल्प आउट करेगी, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर अभी तक उसने खुद को रिड्यूस नहीं किया होगा, उसको जो है वो रिएक्शन की ज़रूरत होगी, तो फिर वो क्या करेगा, आपके क्रोमोजेनिक एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको एक स्पेसिफिक कलर दे देगा, जो भी आप एजेंट डालेंगे उससे रिलेटेड। जैसे हमने डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप के टेस्ट पढ़े थे FSC में, अगर आपको याद हो। ऑल द मोनोसेक्राइड्स बट नॉट ऑल द डाइसेक्राइड्स आर द रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, सारे जितने भी मोनोसेक्राइड्स होंगे वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग होंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं ज्वाइनिंग ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, कि हम मोनोसेक्राइड्स को किस तरह से ज्वाइन करेंगे। बेसिकली जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। डाइसेक्राइड होंगे तो दो मोनोसेक्राइड यानी दो आपका जो बेसिक यूनिट होगा वो जुड़े हुए होंगे, और ओलिगोसेक्राइड में 3 to 9 या 10 होंगे, और पॉलीसेक्राइड में मल्टीपल होंगे। तो हमारे पास अगर हम इम्पोर्टेंट डाइसेक्राइड की बात करें तो लैक्टोज, सक्रोज और माल्टोज होगा। ये मैंने कल आपको बता दिए थे कि लैक्टोज कौन से उसके साथ मिलके बना हुआ है। अगर लैक्टोज जो है वो गलेक्टोज और ग्लूकोज के साथ है, यानी इसके मोनोसेक्राइड्स कौन कौन से हैं, गलेक्टोज और ग्लूकोज। सक्रोज का जो मोनोसेक्राइड है, सक्रोज किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। और माल्टोज जो है वो हमारे पास किससे मिलकर बना हुआ है, आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज से। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। तो पॉलीसेक्राइड्स, इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो हमारे पास है ग्लाइकोजन और स्टार्च, और हमारे पास सेलुलोज, ब्रांच्ड ग्लाइकोजन, ठीक है, स्टार्च, और हमारे पास जो है वो अनब्रांच्ड सेलुलोज। ये सारे क्या हैं, पॉलीसेक्राइड हैं। सेलुलोज भी हमारे पास कहाँ पे होता है, प्लांट में। ठीक है, और ग्लाइकोजन जो है वो हमारे पास कहाँ पे होगा, एनिमल में,
और जो सेलुलोज है वो वुड वगैरह, स्टार्च जो है वो वुड या पेपर वगैरह में। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है कि ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हैं, और इनके दरमियान जो लिंकेज होगा वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। किस एंजाइम के थ्रू होगा, उसको हम ग्लाइकोसाइड ट्रांसफेरेजेस बोलते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, दो आपके क्या है, मोनोसेक्राइड यूनिट हैं, दो बेसिक यूनिट हैं जिन्होंने क्या बनाना है, लिंकेज बनाना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिस लिंकेज के थ्रू सारे आपके जो मोनोसेक्राइड्स होंगे वो जुड़ते जाएंगे और वो क्या बनाएंगे, पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन 1 पे जो लगा हुआ OH ग्रुप है, ये आपका क्या करेगा, दूसरे इस 4th पोजीशन पे पड़े हुए कार्बन के साथ क्या करे, OH ग्रुप के साथ जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और वाटर जो हो जाएगा वो रिलीज हो जाएगा, और ये जो है वो क्या बन जाएगा, O लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दो आपके मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो एक ऑक्सीजन के थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में जुड़े हुए हैं। अब नेमिंग किस तरह से हमने उसको देनी है, हम उसको जो है वो नेम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कनेक्टेड कार्बन्स, यानी वो किस कार्बन के साथ जो है वो कनेक्टेड हुआ है, किस नंबर ऑफ कार्बन के साथ कनेक्ट हुआ है, और विद रिगार्ड टू द पोजीशन ऑफ एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड। ठीक है, अच्छा जी, और आप उसको अल्फा और बीटा यानी एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और नंबर ऑफ जो आपकी क्या कहते हैं कनेक्टेड कार्बन होगी उसके साथ आप उसको नेम दे सकते हैं। अभी हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल इज एन अल्फा कॉन्फ़िगरेशन इफ द लिंकेज इज अ बॉन्ड अल्फा बॉन्ड, ठीक है, और एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल इज द बीटा कॉन्फ़िगरेशन इफ लिंकेज इज बीटा बॉन्ड। एग्जाम्पल इसकी लैक्टोज है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो वो हम क्या कह रहे थे, अल्फ़ा और बीटा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हमने अल्फ़ा का जो है वो अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है कि हमारे पास वो होगी जो इसमें OH ग्रुप जो होगा 1 और 3 पोजीशन का ऑपोजिट होगा, ठीक है, और बीटा कौन सी होगी जिसमें 1 और 3 पोजीशन में OH जो होगी वो सेम पोजीशन पे होगी। अब बीटा का क्या मतलब है कि हमारे पास जो वो हो रही है लिंकेज हो रहा है वो क्या है, बीटा, और 1 to 4 का क्या मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, कार्बन 1 एक मोनोसेक्राइड के कार्बन नंबर 1 ने जो है वो रिएक्ट किया है विद द कार्बन नंबर 4 ऑफ द अदर मोनोसेक्राइड, ठीक है। दिस इज द नेमिंग, यानी हम किस तरह से देंगे लैक्टोज की। अच्छा जी, कार्बन 1 ऑफ द बीटा गैलेक्टोज जो है वो रिएक्ट कर रहा है, जुड़ रहा है विद द कार्बन 4 ऑफ द ग्लूकोज, और जो बॉन्ड बनेगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। इस वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसको जो है वो हम लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। ये अल्फा है, 1 एरो 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसके बाद हमारे पास आती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये अभी तक हमने जितना भी लिंकेज पढ़ा था ये वो था जो बिटवीन द आपके कार्बोहाइड्रेट्स बॉन्ड बन रहे थे, यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा था। अब जो है वो कह रहा है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर के साथ भी होता है। फॉर एग्जांपल प्यूरिन और पायरामिडिन इन केस ऑफ द आपके ये न्यूक्लिक एसिड्स। एरोमेटिक रिंग के केस में एरोमेटिक रिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। उस केस में हमारे पास एरोमेटिक रिंग्स किस में होती हैं, फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड और बिलीरुबिन वगैरह में। प्रोटीन्स जो होंगी सच एज ग्लाइकोप्रोटीन्स या प्रोटियोग्लाइकन, ठीक है, और लिपिड्स जो हैं फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिपिड्स टू फॉर्म द ग्लाइकोसाइड्स। यानी अब ये क्या बात हो रही है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा बल्कि नॉन कार्बोहाइड्रेटेड बॉन्ड भी बनेंगे। जैसे हमारे पास प्यूरिन या पायरामिडिन हो गए, या हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन हो गई या ग्लाइकोलिपिड्स हो गई। इसमें क्या है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एक और लिंकेज के थ्रू जो हैं वो नॉन कार्बोहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा कि अगर तो नॉन कार्बोहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल जो है वो NH ग्रुप के थ्रू जुड़ा हुआ है तो उस लिंकेज को हम क्या बोलेंगे, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और अगर तो वो OH स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अच्छा जी, ऑल द शुगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर O टाइप लिंकेजेस। अभी हमने जब दो शुगर्स को जोड़ा था तो फिर हमने बताया था कि ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन लिंक्ड
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हमारे पास आता है डाइजेशन ऑफ द डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास द प्रिंसिपल साइट ऑफ द डाइजेशन आर द माउथ एंड द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। ये हमारे पास दो मेजर साइट है GIT की जहाँ पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है। अच्छा जी, डाइजेशन इज अ वेरी रैपिड एंड कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम नोन एज ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यानी हम जो एंजाइम है जो आपके ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए काम करता है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा जी, ये क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे या तोड़ेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, जिसके बाद क्या होंगे, जो लार्जर यूनिट होगा वो स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज देयर इज अ लिटिल मोनोसेक्राइड प्रेजेंट इन द डाइट ऑफ द मिक्स्ड एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन, द एंजाइम्स आर प्राइमरली ग्लाइकोसाइडेसिस दैट हाइड्रोलाइज द पॉलीसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड। यानी अब आपका ग्लाइकोसाइडेसिस का मतलब ये है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, पॉलीमर है या आपका मैक्रोमोलिक्यूल है, जिसके अंदर आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जो है वो चेन या नंबर ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। इसका बेसिक काम क्या है कि इसने उन बॉन्ड्स को तोड़ना है, यानी ये मोनोसेक्राइड को नहीं तोड़ रहा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये आपका मोनोसेक्राइड में नहीं कन्वर्ट कर रहा, लेकिन उससे बड़े लेवल डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड या टेट्रासेक्राइड इसमें तोड़ रहा है। ठीक है, यानी बिल्कुल फाइनल स्टेप से ऊपर वाला स्टेप है ये। अच्छा जी, फिर ये जब तोड़ेगा तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, क्योंकि कम्प्लीटली मोनोसेक्राइड में नहीं तोड़ा तो फिर हमारे पास क्या होंगी, ब्रांचेस होंगी, डाइसेक्राइड हो सकता है, ओलिगोसेक्राइड्स हो सकते हैं, पॉलीसेक्राइड हो सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ग्लाइकोसाइडेसिस आर यूजुअली स्पेसिफिक फॉर द स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्लाइकोसोल रेजिड्यू टू बी रिमूव्ड एज वेल एज टू द टाइप ऑफ द बॉन्ड टू द ब्रोकन। यानी एंजाइम्स जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन होते हैं, या आप पढ़ चुके हैं कि माइनर सा चेंज भी जो होता है वो एंजाइम को फंक्शन करने से रोक देता है। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो अब हम पढ़ते हैं सलाइवरी अल्फा अमाइलेज को। ये सलाइवा में पाया जाने वाला जो है वो एंजाइम है अमाइलेज, जो क्या है अल्फा, यानी ये किसको तोड़ेगा, अल्फा लिंकेज को तोड़ेगा। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि हमारे पास जो मेजर हमारा प्लांट या एनिमल सोर्स से लिया जाने वाला फूड होगा वो क्या होगा, या तो स्टार्च होगा या ग्लाइकोजन होगा। स्टार्च के अंदर हमारे पास क्या होंगे, फर्दर दो तरह के होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास सोर्स बता दिया। अब मेस्टिकेशन के दौरान सलाइवरी अल्फा अमाइलेज जो है वो एक्ट्स ब्रीफली ऑन द डाइटरी स्टार्च इन ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइजिंग रैंडमली ए यानी अल्फा 1,4 बॉन्ड्स। ठीक है, यानी उसने ये सलाइवरी अल्फा अमाइलेज ने अल्फा 1,4 लिंकेज को तोड़ना है मेस्टिकेशन के दौरान। इसके मतलब इसके एक्शन के बाद जो बचेंगे, जो बनेगा उसको हम डेक्स्ट्रिन बोलेंगे। ठीक है, वो क्या होता है, डेक्स्ट्रिन इज अ मिक्सचर ऑफ शॉर्ट अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड ओलिगोसेक्राइड्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डेक्स्ट्रिन बोल रहे हैं। यानी ये कम्प्लीटली अभी जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं हुआ। अच्छा जी, उसके बाद वो ये कहता है कि हमारे पास पहले हम ये देख लेते हैं कि अमाइलोज के दरमियान लिंकेज कौन सा होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अमाइलोपेक्टिन में कौन सा होगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोजन में कौन सा होगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेलुलोज में कौन सा होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये आपको अल्फा का भी पता है कि अल्फा और बीटा का क्या मतलब है, और 1,4 और 1,6 का भी पता है कि क्या मतलब है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो होती है वो टेम्परेरली स्टॉप हो जाती है इन द स्टमक, क्योंकि स्टमक में हमारे पास जो है वो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, जिसकी वजह से आपका जो उस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से जो सलाइवरी अमाइलेज है उसकी एक्टिविटी जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। देन हम पढ़ेंगे पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज। अब क्या होगा कि हमारे पास क्योंकि पीछे से जो कंटेंट आ रहा था वो एसिडिक है, सबसे पहले उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट्स आएंगे पेनक्रियास से। ठीक है, वो क्या करेंगे, उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि हमारे पास जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो क्या करें, अपना एक्शन परफॉर्म कर सकें।
पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज कंटिन्यूज द प्रोसेस ऑफ स्टार्च डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन जो हो गया वो शुरू हो गई है, जो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुई थी इन द स्टमक। अब क्या होगा कि हमारे पास इंटेस्टाइनल डाइसेक्राइडेसिस, ये हमारे पास इंटेस्टाइन जो है ये हमारे पास वो आखिरी जगह है जहाँ पे कम्प्लीटली डाइजेशन होगी, यानी आपके सारे जितने भी पीछे से ओलिगोसेक्राइड थे, ब्रांचेस थे, पॉलीसेक्राइड्स जो थे वो डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड्स में चले गए थे। अब उन ओलिगोसेक्राइड्स ने मोनोसेक्राइड्स में टूटना है। दिस इज़ द फाइनल साइट ऑफ द ब्रेकडाउन, जहाँ पे आपके क्या होंगे कि आपके जो एंजाइम्स होंगे उन्होंने इनको हाइड्रोलाइज करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि पढ़ लिया ये कि हमारे पास क्या होंगे, द फाइनल प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन प्राइमरली अकर्स एट द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द अपर ड्यूडेनम एंड इंक्लूड द एक्शन ऑफ द सेवरल डाइसेक्राइडेसिस। डाइसेक्राइडेसिस का मतलब क्या है कि ये किस पे काम करेगा, डाइसेक्राइड्स पे काम करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मोनोसेक्राइड्स में। अब हम कुछ देख लेते हैं, कुछ डाइसेक्राइड्स एंजाइम्स हैं। एज जहाँ पे लगा होगा वो एंजाइम होगा। आइसोमाल्टेज का मतलब होगा कि इसका जो सबस्ट्रेट है वो आइसोमाल्टोज है और वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू इट्स मोनोसेक्राइड, ठीक है। और ये लिंकेज कौन सा तोड़ेगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ेगा। आइसोमाल्टेज जो है आइसोमाल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा इनटू द ग्लूकोज। इसी तरह से माल्टेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ेगा इनटू द माल्टोज एंड माल्टोट्रायोसिस, ईच ऑफ देम प्रोड्यूसिंग द ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, सक्रोज। सक्रोज जो है वो हमारे पास क्या होगा, मतलब सक्रेज जो है वो किसको कन्वर्ट करेगा, सुक्रोज को करेगा इनटू इट्स सब यूनिट जो कि क्या था, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और जो लिंकेज टूटेगा वो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को तोड़ेगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज और लिंकेज कौन सा तोड़ेगा, बीटा 1,4। ट्रीहेलोज जो है वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि हमारे पास इसमें जो लिंकेज है वो अल्फा 1,1 लिंकेज है, ठीक है। और ये क्या करेगा, मशरूम में होता है और अदर फंजाई जो है उसमें होता है। अच्छा जी, अब वो कहता है कि हमारे पास ये जो है वो उस सेल की मेम्ब्रेन के अंदर एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन लगा हुआ है, जहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, मतलब मैं बताती हूँ इसको। ये यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि हमारे पास इसकी जो है जो सेल की वो वाली सरफेस जो ल्यूमेन को फेस कर रही है, उस सेल वो जो सेल है उस सेल की मेम्ब्रेन में ये वाला एंजाइम जो होगा वो लगा होगा और ये जो है वो ट्रीहेलोज को डिग्रेड करेगा, यानी उसको तोड़ देगा। उसके बाद आता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेक्राइड। अब हमारे पास क्या था कि डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो किस में चले गए, हम एब्जॉर्बेबल मोनोसेक्राइड्स में चले गए हैं। अब हमारे पास क्या है कि ड्यूडेनम और अपर ड्यूडेनम जो है वो एब्जॉर्ब करता है बल्क ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। जो पीछे डाइजेशन से प्रोड्यूस हुए हैं मोनोसेक्राइड को वो अब कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, ड्यूडेनम में और ड्यूडेनम में। और इसके डिफरेंट जो शुगर्स हैं उनके डिफरेंट एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म है। यहाँ पे उसने दो बताए हुए हैं कि हमारे पास ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द म्यूकोजल सेल बाय द एक्टिव एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस that requires a concurrent uptake of the sodium ions and the transport protein is called the sodium dependent glucose co-transporter 1, ठीक है। यानी वो क्या कह रहा है कि इसमें जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है उसकी क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है और आपकी एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है और उसके लिए जो ट्रांसपोर्टिंग जो मेम्ब्रेन है, ट्रांसपोर्टिंग जो प्रोटीन है वो कौन सी है, SGLT1, यानी सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1। और इसी तरह से फ्रुक्टोज भी जो है वो क्या है, एनर्जी को यूज़ करता है और सोडियम, लेकिन क्या है, सोडियम इंडिपेंडेंट माइक्रो मोनोसेक्राइड है जिसका ट्रांसपोर्टर क्या है, GLUT5 फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन। अब ये सारे के सारे क्या हुए कि ल्यूमेन से, यानी जहाँ पे उसकी डिग्रेडेशन हुई थी वहाँ से ये इलियम में चले गए। इलियम से अब इन्होंने आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट होना है टू द आपकी सर्कुलेशन, तो वहाँ पे जो उसका ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है वो GLUT2 है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एब्नॉर्मल डिग्रेडेशन ऑफ द डाइसेक्राइड्स।
जो हेल्दी जो इंडिविजुअल होगा उसमें जैसे ही फूड जाएगी, इंजेस्ट होगी, तो फिर वो क्या करेगा, उसकी जो है वो डाइजेशन शुरू हो जाएगी और उसके बाद उसकी प्रॉपर जो है वो एब्जॉर्प्शन, प्रॉपर डिग्रेडेशन होगी, यानी फाइनल अपना एंड प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो है कंप्लीट डिग्रेडेशन ना हो, यानी आपका फाइनल स्टेप से एक स्टेप पीछे का जो एंजाइम है उसमें कोई मसला आ गया तो वो कम्प्लीटली डिग्रेड नहीं करेगा, यानी वो डाइसेक्राइड में तो पड़ा हुआ है वो जो भी मॉलिक्यूल है, लेकिन वो अभी अपना मोनोसेक्राइड में नहीं आया, जबकि आपकी एब्जॉर्प्शन जो है वो मोनोसेक्राइड के फॉर्म में होती है। तो ये डेफिशिएंसी जेनेटिक हो सकती है, ये एक्वायर्ड हो सकती है, और इससे क्या होगा कि आपका जो एक्टिविटी ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है वो क्या करेगी, कॉजेज द पैसेज ऑफ अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो अपना काम कर दिया ना, उसके पास जब वो एंजाइम है ही नहीं डाइसेक्राइडेज जो उसको मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देगा, तो फिर वो एज इट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, यानी डाइसेक्राइड का डाइसेक्राइड ही लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ऑस्मोटिकली एक्टिव मटेरियल पड़ा हुआ है, तो फिर वाटर जो होगा वो आपका म्यूकस से फ्रॉम द म्यूकोजा इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब होगा, यानी आपके टिश्यू से वाटर जो है वो आपकी ल्यूमन में आ जाएगा, जहाँ पे आपका जो है वो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के थ्रू उसको स्मॉलर कार्बन कंपाउंड में जो है वो तोड़ा जाएगा, यानी अगर वो 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड है तो 2-2 करके किया जाएगा या 3-3 करके 2 कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और इस प्रोसेस में हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होंगी, जो कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह और डायरिया वगैरह और फ्लैटुलेंस वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है डाइजेस्टिव एंजाइम डेफिशिएंसीज। ठीक है, ये था हमारे पास डाइसेक्राइडेजेस का डेफिशिएंसी, कि हमारे पास शुरू से स्टेप 1 से लेके फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 स्टेप्स हैं तो स्टेप नंबर 3 का जो एंजाइम है वो डैमेज हुआ हुआ है, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनी। डाइजेस्टिव एंजाइम डेफिशिएंसीज जो हो सकती हैं वो हमारे पास कहता है कि जेनेटिक डेफिशिएंसीज ऑफ द इंडिविजुअल डाइसेक्राइडेजेस रिजल्ट्स इन द डाइसेक्राइड इनटॉलरेंस। ठीक है, कि आपके पास जेनेटिकली ही वो एंजाइम वो प्रोटीन तैयार ही नहीं हुई जिसने आपके डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना था, जिसकी वजह से आपको क्या हो गई, डाइसेक्राइड इनटॉलरेंस, यानी वो डाइसेक्राइड जो है वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब क्या होगा कि हमारे पास उसको डिग्रेड तो करना ही है, तो हमने उसको डिग्रेड एक ऑल्टरनेटिव पाथवे में किया, जिसकी वजह से हमारे पास इंटेस्टाइनल डिजीजेज आई, कैन ऑल्सो बी कास्ट, वो किसी भी आपका ये जो ऑल्टरनेटिव पाथवे है वो आपका इंटेस्टाइनल किसी भी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, या उन ड्रग्स की वजह से हो सकता है, ये किसी भी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो सकता है, अगर उस ड्रग ने आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा को इंजर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अब वो इसकी ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि हमारे पास जो ब्रश बॉर्डर ऑफ द वो हैं एंजाइम्स आर रैपिडली लॉस्ट इन द नॉर्मल इंडिविजुअल्स विद द सीवियर डायरिया, यानी जब एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें डायरिया हुआ हुआ है, तो फिर उस डायरिया के रिजल्ट में आपके जो सुपरफिशियल सरफेस या वो सरफेस जो कि ल्यूमेन को फेस कर रही थी उसके जो सेल मेम्ब्रेन पे लगे हुए जो आपके एंजाइम्स थे वो लॉस हो जाएंगे, ये टेम्परेरी लॉस होगा। ठीक है, और इसका फिर इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है कि पेशेंट्स सफरिंग और रिकवरिंग फ्रॉम सच डिसऑर्डर्स कैन नॉट द ड्रिंक और ईट द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स और द सक्रोज विदाउट एग्जैसरबेटिंग द डायरिया। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए उनको कि वो जो है वो क्योंकि उसके पास एंजाइम डेफिशिएंसी हुई हुई है तो वो क्या करेगा, उसको इंटॉलरेंस होगी और उसको इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स एडल्ट में होता है, और जो है वो उसके बाद उसने जो है वो बताया कि इसका जो है ना वो डिपेंड करता है कि कौन सी जो है ना वो नेशन है, नेशन वाइज पे डिपेंड करता है। उसने बताया कि अप टू 90% ऑफ एडल्ट्स ऑफ अफ्रीकन और एशियन जो है वो लैक्टोज डेफिशिएंट होते हैं देन द नॉर्दर्न यूरोपियन ओरिजिन। एज डिपेंडेंट लॉस ऑफ लैक्टेज एक्टिविटी जो है वो बताती है कि हमारे पास एंजाइम की प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है,
ये किस वजह से हो सकता है कि हमारे पास जो है वो स्मॉल वेरिएशन हो इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ दैट रीजन ऑफ द आपके क्रोमोसोम नंबर 2 पे, क्रोमोसोम नंबर 2 के उस रीजन में माइनर ऑल्टरेशन हो गई है जिसने ट्रांसलेट करनी थी उस प्रोटीन को जो कि लैक्टोज को उसने डिग्रेड करना था। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा कि अब इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे हम। कॉज का हमें पता चल गया कि हमारे पास माइनर ऑल्टरेशन हो गई है क्रोमोसोम के उस रीजन में, जिस रीजन में या उस रीजन में जिसके पास इस एंजाइम की जीन पड़ी हुई थी। जब जीन चेंज हो गई तो फिर अब क्या होगा कि जो है वो प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनेगा और उस एंजाइम का फंक्शन लॉस हो जाएगा। अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम रिड्यूस कर देंगे कंजम्पशन ऑफ द मिल्क एंड ईट योगर्ट एंड सम अदर चीजेस टू बैलेंस द आपका कैल्शियम लेवल। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हम मिल्क इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मिल्क तो कंज्यूम कर ही नहीं सकते, लेकिन हमें कैल्शियम को और बाकी जो है वो फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए कैल्शियम तो रिक्वायर्ड है ही है। ठीक है, तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप योगर्ट या फिर कुछ और ऐसा चीज़ वगैरह ले लें जिसमें कैल्शियम का कंटेंट जो होगा वो क्या होगा, कैल्शियम की क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा जी, उसके अलावा हम क्या करें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं सच एज ब्रोकली टू इंश्योर द एडिक्वेट कैल्शियम इनटेक, टू यूज़ द लैक्टेज ट्रीटेड प्रोडक्ट्स, यानी आप ओरल जो है वो लैक्टेज ने ऐसी ओरल पिल लें जिसमें क्या हो, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले वो हों, कैपेबिलिटी हो। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंजेनिटल सक्रेज आइसोमाल्टेज डेफिशिएंसी। ये हमारे पास एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होती है, इंटॉलरेंस ऑफ इंजेस्टेड सक्रोज, यानी आपका क्या है कि जो आपने सक्रोज खाया हुआ है वो आपका क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। अच्छा जी, इसका जो प्रेवलेंस है वो 0.02% है इन इंडिविजुअल्स ऑफ द यूरोपियंस एंड अपीयर्स टू बी मच मोर इन द पीपल ऑफ द ग्रीनलैंड एंड द कनाडा। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आपने रिस्ट्रिक्ट करना है उस डाइट को जो कि सक्रोज जिसके अंदर सक्रोज होगी, या फिर आपने एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है। इसके बाद हमारे पास है डायग्नोसिस। हम जो है वो डिफरेंट डायग्नोसिस जो है वो मतलब डिफरेंट किस्म के टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं टू डायग्नोज द एंजाइम डेफिशिएंसी, स्पेसिफिक एंजाइम डेफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल हम ओरल टॉलरेंस टेस्ट करेंगे कि हम मतलब क्या करेंगे, और हम identification of the specific enzyme deficiency can be obtained by performing oral tolerance test with the individual disaccharidases। ठीक है, हमारे जितने एक एक डाइसेक्राइड को कंसीडर करते जाएंगे और उसका ओरल टेस्ट लेते जाएंगे। इसके अलावा हम हाइड्रोजन गैस की मेजरमेंट से भी जो है वो अपना जो है रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, यानी डायग्नोसिस बना सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप आपका लेक्चर, आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। ये जनरल सा इंट्रोडक्शन था। अब अगला जो है वो हमारा इससे मुश्किल होगा। ये आपकी बेसिक है जिस पे अगली सारी बुनियाद बनेगी। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़नी है और काइंडली मुझे रिस्पॉन्ड कर दें ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाए कि आप लोग पढ़ रहे हैं या कुछ समझ आ रहा है। वरना ये लग रहा है कि मैं जो है ना बस ऐसे ही कराई जा रही हूँ। आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें कि आप लोग पढ़ रहे हैं और शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ें। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।